कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री के आर्टिकल्स में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, पर जैसे ही साइंस का आता है तो घबरा जाते हैं। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना स्किल सेट एनहांस कर लेते हैं, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर कोई नया वर्ड आ गया तो हो सकता है आप घबरा जाएं। अगर आपको सिलेबस की पकड़ नहीं होगी या आप नहीं समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप तैयारी उस अकॉर्डिंगली नहीं कर पाएंगे। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन. In this video, we are going to talk about that how can you ace the English section in the A-Lit exam. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि क्या सिलेबस होता है इंग्लिश सेक्शन का। अगर आपको सिलेबस की पकड़ नहीं होगी या आप नहीं समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप तैयारी उस अकॉर्डिंगली नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप एलिट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत यूनिक फ्लेवर के साथ आते हैं। आपको दिए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जाते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ना एसोसिएट होके देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर एसोसिएटेड टू एनालॉजीज, टू सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिंपल रूल्स ऑफ ग्रामर एंड नोइंग गुड वोकैबुलरी वर्ड्स, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, बट कहीं ना कहीं अमेलगमेशन ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन और वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज बात करें तो ज्यादातर एनालॉजीज और सिनोनिम एंटोनिम्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको पैराग्राफ से कोई वर्ड दे देंगे और पूछेंगे कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है या एंटोनिम क्या है, या कोई रिलेशनशिप दे दिया और पूछा कि इससे मैचिंग या सिमिलर रिलेशनशिप कौन सा ऑप्शन एग्जिबिट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे बहुत ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन है ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, राइट? आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि क्लैट में 24 है और एलिट में 50 क्वेश्चंस है, राइट? तो इंग्लिश का वेटेज सिग्निफिकेंटली ज्यादा है और हमें अपनी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंगली करनी है, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना स्किल सेट एनहांस कर लेते हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी है टू क्रैक एनी एग्जाम। तो ध्यान रखिए कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को रीड करेंगे न्यूज़पेपर्स से, या इन जनरल आर्टिकल्स रीड करेंगे, उनकी समरी बनाने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऑथर क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है, मेन आइडिया ऑफ द डिस्कशन क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, राइट? ये सारा हम ड्रिल इसलिए करते हैं कि जब हमें कोई नया पैराग्राफ या पैसेज एग्जाम में मिले तो हम घबरा ना जाएं। इसके लिए हम बार बार सजेस्ट करेंगे कि वेरिड रीडिंग करिए, यानी कि अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स पढ़िए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री के आर्टिकल्स में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, पर जैसे ही साइंस का आता है तो घबरा जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए क्या काम करता है, क्या नहीं काम कर रहा है, या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और उन टाइप के टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपको फ्रेंडलीनेस बिल्ड हो जाए। और उससे क्या होगा कि कोई नया भी आपके पास आर्टिकल या टॉपिक आया तो आप घबराएंगे नहीं, राइट? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड यू रीड ऑन रेगुलर बेसिस। समराइज करिए। अगर आप समरी बनाते हैं तो इससे हम इफेक्टिव रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं या एक्टिव रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत पावरफुल रहता है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन सॉल्विंग, राइट? Then of course answer the questions. It's also important to do lot of reading comprehension passages where a paragraph is given followed by some questions so that you can understand कि किस टाइप के questions आते हैं, कैसे trick choices create होती हैं। जैसा अगर आप नेक्सस बैच में क्लासेस देख रहे हैं तो हमने बहुत डिटेल में सेशंस करे हैं जहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आज इन क्लैट को कवर किया है, या आपको बताया है कि कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस देता है क्लैट एलेट। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हाउ द गेम इज प्लेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वोकैबुलरी आपको बिल्ड करनी है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर कोई नया वर्ड आ गया तो हो सकता है आप घबरा जाएं या आप नर्वस हो जाएं या आप वर्ड देख के समझ ही ना पाएं कि कहानी क्या है। तो कोशिश करिए कि आप कुछ इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करें फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग।
वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजीज इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी। सो बहुत डुएबल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और वोकैबुलरी बिल्डिंग रेगुलरली करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, आप उस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कॉन्टेक्चुअल लर्निंग पे भी फोकस करिए, यानी कि किसी शब्द को कैसे यूज किया गया है एक सेंटेंस में उसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तो कई बार हम अपनी रीजनिंग के बेसिस पे भी उस वर्ड का सही मतलब निकाल पाते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल गिव अप ना करें। अगर कोई नया वर्ड आ गया घबराएं ना, और स्टेटमेंट में जहाँ पे जिस सेंटेंस में उस वर्ड को यूज किया गया है उससे एक लाइन पहले और बाद में देख ले। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत एक्सटेंड तक समझ भी आ जाता है कि वर्ड टेंटेटिवली क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है, राइट। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेरा सजेशन रहेगा कि ग्रामर के रूल्स जरूर फॉलो करिए। ग्रामर क्योंकि डायरेक्टली टेस्ट नहीं की जाती, तो स्टूडेंट्स ग्रामर को और उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को साइडलाइन कर लेते हैं और ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, और आई एम श्योर आपने रियलाइज भी किया होगा कि आपको स्कूल में जब भी हिंदी, इंग्लिश या कोई थर्ड लैंग्वेज सिखाई गई है तो हमेशा उस भाषा की ग्रामर आपको जरूर सिखाई जाती है। वो इसलिए सिखाई जाती है दैट इफ यू नो द रूल्स ऑफ ग्रामर यू आर एबल टू गेट अ बेटर कंट्रोल ऑफ द लैंग्वेज। एंड कहीं ना कहीं हमें इम्प्लिसिट तरीके से सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे कुछ आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे एलेट के, तो आपको एक सेंटेंस गिवन है जो पैराग्राफ से ही निकाला गया है, उसी सेंटेंस को 4 डिफरेंट स्टाइल से लिखा गया, थोड़ा बहुत वर्ड्स या वर्ब्स या प्रोनाउंस इधर-उधर करके, और आपसे पूछा गया कि कौन-सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आप ये सेंटेंस तभी पिक कर पाएँगे जब आपको ग्रामर के रूल्स आते हो। अगर आपको ग्रामर के रूल्स ही नहीं पता तो डिस्पाइट द फैक्ट यू आर गुड विद द कॉम्प्रिहेंशन, you might miss out on few questions, right? So be aware of all the important rules। और यहाँ पर रेनन मार्टिन को आप जरूर एक बहुत अच्छी बुक है, इनफैक्ट सब बच्चे जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन को आप जरूर कंसिडर करिए, राइट। कुछ बेसिक इफ नॉट वेरी डिटेल्ड सम बेसिक एक्सरसाइजेस ऑफ एरर डिटेक्शन शुड आल्सो बी डन सो दैट यू गेन फेमिलियरिटी एंड यू लर्न द एप्लीकेशन। ग्रामर में होता क्या है कि हम यूजुअली डेफिनेशंस पे ही काम करते रह जाते हैं और सीख नहीं पाते कि एप्लीकेशन कैसे है, यानी कि हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब तो पता है पर मॉडिफायर से सवाल कैसे आते हैं हम उन क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए कि एप्लीकेशन जरूर करें और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रट्टा मारने से आपका काम नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजीज एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो पैसेज से ही ड्रिवन है, बट आपको फिर भी वर्ड्स को अपना बहुत स्ट्रांग रखना है। वोकैबुलरी पे आपको रेगुलरली टाइम स्पेंड करना है सो दैट यू आर अवेयर ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स। बाकी ऐसा मत समझिए कि दुनिया के सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं, बट आप जितना कंसिस्टेंटली एक रूटीन बनाते जाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होके एग्जाम में अपीयर कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मॉक्स आपको देने ही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ही हैं। ये पिलर ऑफ प्रिपरेशन है। नोइंग द फाउंडेशन, रेगुलरली प्रैक्टिसिंग, राइट, सॉल्विंग डीपीपीज, गिविंग मॉक्स, गिविंग सेक्शनल्स, इससे क्या होता है आपका होलसम अप्रोच बिल्ड होता है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी आना जरूरी है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप खुद इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं आप बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, पर जैसे ही आप कोई मॉक पेपर देते हैं तो आप उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाते क्योंकि अभी आप अडेप्ट ही नहीं हो पाए टू द एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द मॉक। तो जब आप मॉक देंगे, उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप बहुत अलाइन हो जाएंगे कि आपकी प्रेपरेशन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और आप जो भी एफर्ट करेंगे वो इफेक्टिव रहेगा, यानी कि वो एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन होगा और वही बहुत जरूरी है, राइट। सो नेक्स्ट सजेशन ऑफ कोर्स इज कि टाइम्ड प्रैक्टिस करिए। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप जब इंडिविजुअली कुछ पैसेजेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो उससे क्या होगा ना कि एग्जाम में जैसे ही कोई स्ट्रेस आया आप घबरा जाएंगे, राइट। सो यू हैव टू बी ऑलवेज थिंकिंग दैट हाउ शुड आई ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली, मतलब अगर अभी आप फाउंडेशन पे ही काम कर रहे हैं
तो अभी आप खुद को भले ही 1 डेढ़ महीना और दे दीजिए सो दैट यू डेवलप अ गुड कंफर्ट लेवल विद रीडिंग, बट वंस यू गेट द मोमेंटम इट इज टाइम दैट यू ग्रेजुअली, प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रेजुअली अपने टाइम फैक्टर को कंट्रोल करते जाएं। सेक्शनल टाइमिंग पे भी ध्यान दीजिए, राइट? कई बार सेक्शनल टाइमिंग्स पे भी हम ध्यान नहीं देते और फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कंसिस्टेंसी रखिए। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको एस करना है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एफर्ट हो वो कंसिस्टेंट हो। अगर आप 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या कि जो आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो ना के बराबर ही होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन सर्टन टाइम डेडिकेटेड टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। और मैं जैसा बार बार कहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में मेहनत कर लेते हैं, आपकी जनरल रीडिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आपको ओवरऑल क्लैट और एलेट दोनों में ही बहुत फायदा होता है। उसके बाद कई बार हम क्या करते हैं, हम बस एफर्ट करते जाते हैं और हम देखते नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि कहाँ तक हम पहुंचे। सो पीरियोडिक रिव्यू कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितने पैसेजेस कर लिए, कितने और करने की ज़रूरत है, राइट? कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो बचा है। अगर आपने 300 वर्ड्स का वोकैबुलरी का टारगेट बनाया था, आपने बीच में कुछ दिन मिस कर दिए, तो कितना आप टारगेट अचीव कर पाए। ये रिव्यू स्टूडेंट्स करते ही नहीं हैं, जहाँ पर बहुत मैसिव मिस हो जाता है। तो ज़रूर कोशिश करिए कि इन 15 डेज़, 20 डेज़ यू सी दैट हाउ मच यू हैव अकम्प्लिश्ड इन द लास्ट 20 डेज़। अगर किसी रीज़न से आप कुछ मिस कर गए हैं, कोई बैकलॉग हो गई है, तो एक एक्शन प्लान बनाइए ताकि आप उस बैकलॉग को जल्दी से जल्दी ओवरकम कर सकें। एंड देन ऑफ कोर्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारा जो डेली का प्लानर है फॉर इंग्लिश वो कैसा हो। सो दिस इज फॉर एवरीबडी। देखिए, ये एक सैम्पल स्टडी प्लान है। आप कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर में स्पेशली एडिटोरियल पेज आप एवरीडे बेसिस पे पढ़िए। अगर आपको बहुत टाइम नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट एक आर्टिकल तो ज़रूर पढ़िए। और कुछ नहीं तो सिंपल 10 नए वर्ड्स को दिन में सीखने का टारगेट बनाइए। 2 से 3 आरसी शुड बी मोर देन सफिशिएंट। और कोशिश करिए कि ग्रामर का कोई एक कॉन्सेप्ट सीख लें, चाहे 4 रूल्स ही सीख लें और उन 4 रूल्स की एप्लीकेशन ज़रूर कोशिश करें दैट यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस। वही बात है कि हम ग्रामर में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते और वहीं हम फँस जाते हैं। राइट? और जो आपका वीकली गोल रहना चाहिए वहाँ पे ये रहना चाहिए कि आप एक फुल लेंथ एलिट पैटर्न पे मॉक दे दें। और अगर अभी मॉक देने नहीं चाह रहे तो एटलीस्ट इफ नॉट मोर वीकली टेस्ट तो ज़रूर दें, जिससे आपको कंट्रोल आए इन द एक्चुअल टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन द पेपर एंड द एक्यूरेसी दैट यू आर गेटिंग। देन सिर्फ रिव्यू, सिर्फ अगर आप मॉक्स देंगे या सेक्शनल देंगे उतना काफ़ी नहीं है until and unless you follow it by rigorous एनालिसिस। तो का एनालिसिस बहुत सॉलिड होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ रॉन्ग, वेयर डिड इट गो रॉन्ग, रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा सिली मिस्टेक थी इसलिए गलत हो गया, अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ये एक रीज़न था, या मुझे ग्रामर का रूल नहीं आता था इसलिए मैं पिक नहीं कर पाई, राइट? या इट वाज जस्ट that you were not able to eliminate the option, so whatever is the problem write it, right? हम सब हवा में करते हैं, इसकी वजह से गलती पकड़ में नहीं आ पाती। तो एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करिए और आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर आप जा रहे हैं। कोशिश करिए कि इफ नॉट मोर 10 से 20 क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्व करें। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन द इंग्लिश सेक्शन ऑफ ALET. So I hope you really liked the video. Keep working hard, stay consistent. All the best.